नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा कर रहा हूं अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए ऐसे की क्लासेस हमारी चल रही हैं और ऐसे की क्लास में आज हमारी क्लास 2 है। क्लास 1 जिसने नहीं देखी हो वो चैनल पे जाके देख ले। वहाँ से आपको ये कॉन्सेप्ट पता चलेगा कि हमें सोचना कैसे है। आज हम खंड वाइज, जैसे खंड का में जो उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा जाता है उसको देखेंगे। तो खंड का जिसमें 3 टॉपिक हमारे दिए गए हैं। पहला है साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र। इन तीनों में से मैंने आपसे कहा था कि इन 2 टॉपिक को आप कवर कर लीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए, तो आपको इस खंड का पे कभी भी आपको क्या है, कोई भी ऐसा समय नहीं आएगा कि जब आप जो है ऐसे नहीं लिख पाएँ। तो सबसे बड़ी बात एक और है जो मैंने पिछली क्लास में बताई थी कि आप इनका संग्रह करते चलिए और ये आपको बहुत ही मदद करेगा। मेरे द्वारा भी आपको हमारे लिंक चैनल जो हैं उन पे मिल जाएगा कि इस टॉपिक से जितना भी कोटेशंस का जो शेर शायरी या कविता जो भी होती हैं उनका संग्रह आपको खंड का एक साथ मिलेगा। तो आज हम खंड का में जो सोचने की क्षमता है या सोचने के डायरेक्शन है उनको हमें पहले देखना है, और उसमें भी आज हम देखेंगे साहित्य और संस्कृति पे आपको किन किन एंगल से, किन किन तरीके से और कहाँ कहाँ थोड़ी सी सोच पहले से ही डेवलप करनी है, ताकि अब आप ऐसे लिखना चाहो तब आपको बहुत फायदा हो। तो चलिए चलते हैं। साहित्य के जो विषय हैं, साहित्य और संस्कृति के जो विषय हैं, यानी साहित्य के विषय पे आपको कुछ चीज़ें, जैसे आप जब भी फ्री होते हैं कुछ सोच के रखना है कि हाँ, अगर मुझे ऐसे समझाना पड़े किसी को तो कैसे मैं बताऊंगा, उसके लिए क्या क्या मैं तरीके अपनाऊंगा, कैसे उदाहरण दूंगा और कैसे मैं उसे जस्टिफाई करूंगा। तो हमें पहला देखिए, साहित्य समाज को सींचता है। इस वाले टॉपिक को या इस शब्द को या इस लाइन को आपको ध्यान रखना है। और जब भी आपको समय मिले, कब, जब आप सो रहे होते हैं, लेटे होते हैं, मोबाइल चला रहे होते हैं, उस समय आप सोचिए कि साहित्य समाज को सींचता है। इस पर अगर आपको सोचना पड़े तो कम से कम 15 लाइनें आपके पास पहले से हों, और ये 15 लाइनें एक अच्छी लाइनें हों। तो ये आपको तैयारी क्या है, शुरू में ही करनी है, इन चीज़ों को लिख के रखना है। साहित्य समाज के आगे चलता है, यानी यहां ये कह रहा है कि साहित्य जो है समाज से 2 कदम आगे चलता है, उसके बारे में भी आपको सोचना है। साहित्य समाज का आईना है। अगर आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट ऐसे में भी आया है ये, लेकिन आपको समझना है कि साहित्य कैसे जो है समाज का आईना होता है, कैसे वो जो है समाज को जो है रास्ता दिखाता है। सच्चा साहित्य राष्ट्र निर्माण करता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है कि भाई सच्चा साहित्य जो होता है वो राष्ट्र निर्माण करता है, वो कैसे करेगा, इन चीज़ों को आपको सोचना है। मैं जो आपको यहाँ विषय बता रहा हूँ, इन विषयों पर आपको जब समय मिले तब आपको चिंतन करना है। मार्केट जा रहे हैं, समय है, दिमाग में सोचते हुए चले जाइए साहित्य कैसे राष्ट्र का निर्माण करता है, कौन कौन से ऐसे कवि हैं, कौन कौन से ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया, उनकी रचनाओं ने योगदान दिया। वो चीज़ आप सोच के रखेंगे और लिख के आपको हर एक टॉपिक से 15-15 लाइनें लिखनी है। तो ये साहित्य की एक ओवरऑल नॉलेज आपके पास होगी, और जब हमें कोई टॉपिक मिलेगा निबंध लिखने का तो हम बहुत अच्छे से उसको लिख पाएंगे। अभी आप देखेंगे कि ये चीज़ जो मैं करने के लिए कह रहा हूँ, आप अगर एक बार कर लेंगे, सच मानिए कि आपका ऐसे अन्य लोगों से बहुत ही अच्छा दिखाई देगा। और आप जो पहले 2 ऐसे ही करेंगे उसमें खुद देखना कि जो हम सीख के लिखेंगे ऐसे, जिसे आपको ही लिखना है, मैं सिखाऊंगा, और आप फिर उसे सर्च करना, जो भी आपके पास संस्था हो, जितने भी विद्यार्थी हों, कि आप भैया इस पे ऐसे लिखाइए, और देखना आप में और उसमें कितना अंतर आपको नजर आएगा। लेकिन आपको कम से कम 5 क्लासें क्या है पहले ही लेनी पड़ेंगी। तो साहित्य राष्ट्र का निर्माण करता है, इस विषय पे सोचना है। साहित्य कभी पथ प्रदर्शक नहीं हो सकता। कई बार हम एक रास्ते को सोचते हैं कि साहित्य हमारा पथ प्रदर्शक है। अगर हमें सोचना पड़ जाए कि साहित्य कभी भी पथ प्रदर्शक नहीं हो सकता, तो इसको भी आपको क्या है, पहले से ही सोच के रखना है। साहित्य नैतिक चरित्र को प्रतिबिंबित करता है।
ये अब और ध्यान रखिए, साहित्य के नए मानक क्या हैं, मानक क्या होते हैं, साहित्य कैसे लिखा जाता है। तो ये एक टॉपिक है जिसमें साहित्य क्या है, साहित्य क्या है, इसके विषय में है कि साहित्य से हम इन इन चीजों को सोचना प्रारंभ करें। और प्रत्येक टॉपिक पर 15 लाइनें आपके साथ में लिखी होनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि ये लाइन अच्छी है या बुरी है, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे भेज सकते हैं, मैं उसमें से क्या है आइडेंटिफाई कर दूंगा कि आपको इन चीज़ों का क्या है ज़्यादा प्रयोग करना है। तो साहित्य के विषय में पहली एक बिंदु जो मैं आपको बताना चाह रहा था, इन चीज़ों को आपको क्या है सोचना है जब भी फ्री हो। अगला, साहित्य का विषय में दूसरा बिंदु क्या है। अब देखिए, जैसे जैसे आप बढ़ेंगे आपका लेवल का सोचने का तरीका क्या है बढ़ना चाहिए। अब देखिए, एक लिखा है साहित्य मनुष्य को विवश करता है। ये कितना अच्छा टॉपिक है। अभी मान लीजिए नहीं आया है, एग्जाम में आ सकता है। खैर, एग्जाम में आने के लिए हम नहीं पढ़ रहे इसको हम पढ़ रहे हैं कि साहित्य के विषय में अगर कुछ भी आएगा तो हम लिख दें, इसलिए तैयारी कर रहे हैं। तो साहित्य के विषय में आपको एक डायमेंशन ये भी सोचना है कि साहित्य मनुष्य को विवश करता है कैसे, साहित्य कैसे मनुष्य को विवश करता है, ये मैं आपको सिखाऊंगा। और आप भी क्या है इसको सोचिए। जैसे मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर मैं लिखा हुआ सब कुछ आपको दे दूं तो उससे आपके विचार कभी क्या है डेवलप नहीं हो पाएंगे। और पहली क्लास जिसने ली है, सबसे मेन विशेषता जो मैंने बताई निबंध की, कि आपके विचार मौलिक होने चाहिए, तभी आपको क्या है अच्छे नंबर मिलेंगे। तो मौलिक विचारों के लिए आपके पास समय हो और ये सोचें आप, सच्चा साहित्यकार कौन हो सकता है, इसके बारे में आपको सोचना है। कबीरदास की वर्तमान प्रासंगिकता, ये तो टॉपिक क्या, ये निबंध भी आया हुआ है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ कबीरदास जी का तो हमने नाम लिखा। जो भी आप जानते हो जिन साहित्यकारों को, उनकी वर्तमान में प्रासंगिकता क्या है, ये आपको क्या है सोच के रखना है। और वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी निबंध में यूज करने को मिलेंगी और करना पड़ेगा। अगला, साहित्य राजनीति का पोषक है। इस पे भी आप ध्यान रखना कि किन किन एंगल से कहाँ कहाँ आपको ये डायमेंशन लगते हैं कि साहित्य जो है, यानी साहित्य मतलब साहित्यकार राजनीति को पोषक करते हैं या राजनीति को कैसे वो जो है सपोर्ट करते हैं, इस चीज़ को आपको देखना है। साहित्य के मानकों का ह्रास हो रहा है या ह्रास है, यानी कि जो साहित्य के मानक है उनमें गिरावट आ रही है। वो कहाँ कहाँ गिरावट है, कौन कौन सी चीज़ों को क्या है देखा जा रहा है। अगला टॉपिक देखिए, साहित्य हाशिए पर बैठे लोगों का पथ प्रदर्शक है। साहित्य दलित, वंचित या निम्न वर्ग के वो लोग जो अपनी आवाज उठाने में सक्षम नहीं है, उनके लिए भी क्या है पथ प्रदर्शक का काम करता है। तो ये आपको सोचना है कि कैसे करता है, किन किन साहित्यकारों ने इस चीज का क्या है प्रयोग ज्यादा किया है। शिक्षा साहित्य का स्रोत है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, क्या एजुकेशन साहित्य का स्रोत है, अगर है तो किस सीमा तक नहीं है, तो कहाँ कहाँ नहीं है, इन चीज़ों को आपको क्या है सीखना है। तो साहित्य के विषय के ये विषय आपको क्या है, अगर आप सोचोगे इनको, तो आप साहित्य से क्या है संबंधित जितने भी निबंध आएंगे, चाहे वो कितने भी क्लिष्ट हों, आप कर पाएंगे। अगला देखिए, साहित्य के विषय में और आपको क्या सोचना है, साहित्य का इतिहास। जब आप साहित्य के बारे में पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन कई बार आ सकता है कि साहित्य का क्या इतिहास रहा है। और आपको बहुत मोटा मोटा नहीं, सिंपल सा ये पता होना चाहिए कि साहित्य के इतने फेजेस रहे हैं, इतने काल रहे हैं, इन काल में साहित्य की चार चार विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए। तो ये आप साहित्य में निराला, तुलसीदास, कबीरदास का योगदान क्या है, ये चीज भी आपको यहाँ पर, आप प्रेमचंद जी का साहित्य है उसके बारे में भी क्या है, कम से कम नहीं तो प्रेमचंद पे 20 लाइनें आप लिख के रखिए और आप देखिए कि आप कैसे यूज करते हैं और कितना अच्छा ऐसे क्या है लिखा जाएगा। तो प्रेमचंद के बारे में आप कहेंगे कहाँ से तैयार करें सर, हमारे दिमाग में तो आएगा नहीं। बिल्कुल सही बात है। इसके लिए आप जो है इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं, आप अपने और पड़ोसी जो लोग हैं उनसे, लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आप नेट के माध्यम से इनके बारे में 20 लाइनें आप आराम से क्या है पता कर सकते हैं। साहित्य के द्वारा महिला का उत्थान कैसे हुआ है, कैसे हो रहा है, कहाँ कहाँ अड़चनें हैं, इन अड़चनों को कैसे दूर किया जा सकता है, तो यहाँ भी आप क्या है
साहित्य के द्वारा महिला उत्थान आ सकता है, साहित्य और महिला। तो यहाँ आप ये नहीं कहेंगे कि सर हमें पता नहीं, ये एंगल कौन से पूछ लिए। निंदक निहरे राखिए, कई बार क्या होता है आपको या तो कोई कविता का एक शीर्षक दे दिया जाएगा या फिर आपको मुहावरे दे दिया जाएगा। उन मुहावरों से भी क्या है आपको एक पूरा ऐसे लिखना होता है, तो उसको भी आप क्या है तैयार करके रखिए। तो कुछ चीज़ों को ध्यान रख के आप क्या है साहित्य को सोच सकते हैं। अगला देखिए, साहित्य के और विषय क्या हैं। साहित्य का रिलेशन आपको विज्ञान से लगाना है कि साहित्य विज्ञान से कैसे संबंधित है, साहित्य और विज्ञान में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, साहित्य विज्ञान को कैसे पोषक करता है या विज्ञान साहित्य को कैसे पोषक करती है। इन चीज़ों को भी आपको सोचना है। आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको सोचने के लिए कह रहा हूं। आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आप कम से कम प्रत्येक टॉपिक पे 10 लाइनें लिख के बैठेंगे। ये डायरेक्ट आपके लिए नहीं आएगा, आपके लिए जो निबंध आएगा उसमें हम और अच्छे से प्रस्तावना, मेन बॉडी, निष्कर्ष कैसे लिखते हैं उस चीज़ को सीखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको, अगर मैं आपसे एक कोई पैराग्राफ लिखवाने की बात करूं कि साहित्य कैसे विज्ञान को प्रभावित करता है, तो आप लिख पाएं, इसकी पहले से तैयारी आपके पास होनी चाहिए। साहित्य समाज का दर्पण है या प्रतिबिंब, ये अपने आप में क्वेश्चन मार्क है, इसको भी आप सोच लीजिए, और ये निबंध में भी आया हुआ है। तो साहित्य समाज का दर्पण है या प्रतिबिंब, ये कैसे आप डिसाइड करेंगे, या फिर इसके बारे में 10 लाइनें आपके पास होनी चाहिए। साहित्य सच्चे चरित्र का निर्माण करता है। क्या वास्तव में साहित्य सच्चे चरित्र का निर्माण करता है? अगर करता है तो कैसे करता है, और नहीं कर पाता है या बिगाड़ता है चरित्र को तो कैसे? तो इसके बारे में भी क्या है आपको लाइनें लिखनी होंगी। साहित्य न्याय, शांति और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता है। कैसे? तो इन चीजों को भी आपको ध्यान रखना है। निष्क्रिय साहित्य सक्रिय समाज का निर्माण नहीं कर सकता। ये भी देखो बहुत अच्छा एक सोचने का डायरेक्शन है कि साहित्य की जितनी भी विधाएं उसमें एक निष्क्रिय साहित्य भी होता है। निष्क्रिय साहित्य का मतलब होता है कि उसका कोई उद्देश्य नहीं होता कि वो कुछ लक्ष्य को प्राप्त करे, उसका केवल एक उद्देश्य होता है कि उसके स्पेशल श्रोतागण हैं उनका मनोरंजन करे, है ना। तो निष्क्रिय साहित्य कैसे सक्रिय साहित्य का निर्माण कर पाएगा, तो ये भी चीजें आपको सोचनी है। और आप जो मैंने 4 टॉपिक आपको बताए हैं, ठीक है ना, ये इन पहला इसके बारे में, दूसरा साहित्य के इसके बारे में, तीसरा और ये चौथा, इन चारों टॉपिकों पर आपको प्रत्येक टॉपिक जो इसके अंदर लिखे हैं मैंने उन पे 10-10 लाइनें आप सीख लीजिए, कर लीजिए। उसके बाद निबंध लिखना चालू करिए। विश्वास करिए कि आपकी कॉपी उनसे बहुत अलग होगी। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो बिल्कुल नया है, उसे अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना नहीं आता या विचारों को सोचना नहीं आता, तो मेरा उससे निवेदन यह है कि इन चीज़ों को आप केवल और केवल 10 बार सोचिए और पढ़िए, लिखिए मत। और हम जब आगे की क्लास करेंगे तो ये चीज़ें आपको आसानी से पहले से ही समझ में आने लगेंगी। चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि साहित्य के बारे में कुछ मुझे बताइए, तो देखिए बहुत आसान होता है कि साहित्य ऐसा होता है जो साहित्यकार के द्वारा रचा गया होता है, समय परिप्रेक्ष्य में एक समाज की जितनी बुराइयां अच्छाइयां होती हैं उसमें दिखाई गई होती हैं। तो ये एक सामान्य भाषा हो गई, सामान्य तरीका हो गया। ये आपसे नहीं करना है। हमें क्या करना है, कभी हमें साहित्य पे निबंध लिखना है तो क्या यूज करेंगे। देखिए, पहला, साहित्य वह जगह है जहां मैं मानव सभ्यता, समाज और मानव आत्मा के उच्चतम और निचतम स्थानों का पता लगाने के लिए जाता हूं। ये जो कोटेशन है, एक व्यक्ति ये कह रहा है कि साहित्य वह जगह है जहां में मानव सभ्यता की संस्कृति हो, समाज हो, या मानव आत्मा के उच्चतम स्तर हो या उनके कोई निम्नतर स्तर हो, उनका पता अगर मुझे लगाना है तो मुझे साहित्य पढ़ना होगा। तो ये साहित्य की क्या है, एक महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ साथ साहित्य के महत्व को बता रहा है। और साहित्य से आशा करता हूं, और कहता है कि साहित्य से मेरी आशा है कि वह कहानी, कल्पना, कविता के माध्यम से हृदय का सत्य खोजने में मेरी क्या है सहायता करे। ये एक्चुअली ये पंक्तियां जो हैं महात्मा गांधी जी की हैं। आप जब कभी स्टार्टिंग करें साहित्य के बारे में तो इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ केवल आपको
2 वाक्य बताए हैं। अभी मैं हर चीज के कितने सारे वाक्य उपलब्ध कराऊंगा, उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां देखिए, एक व्यक्ति ये कहता है कि साहित्य जो है, मैं उससे ये अपेक्षा करता हूं कि वो कहानियां, कल्पनाओं के माध्यम से मेरी आत्मा जो सत्य जानना चाह रही है उसमें मेरी खोजने में मदद करे। तो यानी कि वो एक ऐसा साहित्य समझना चाहता है, एक ऐसा साहित्य पढ़ना चाहता है जो बिल्कुल ऐसा हो कि जो हृदय के उसकी तार तार करे, उसके हृदय में अंदर जाए। और एक ऐसा साहित्य समझना चाहता है कि जो मानव सभ्यता को बताए, उसकी संस्कृति को बताए, समाज को बताए, और उसके उच्चतम स्तर को बताए और उसके निम्नतम स्तर को बताए। तो ये एक अच्छी लाइन है जिसका प्रयोग आप निबंध की स्टार्टिंग में कर सकते हैं, लेकिन हर निबंध में नहीं, लेकिन जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां कर सकते हैं। तो इस चीज को देखिए। अगला देखिए, साहित्य समाज और देश का मुकुट है। मुकुट आप समझ रहे हो, किसी व्यक्ति, जो आपने राजा देखे हो, आप जब किसी से मिलते तो जैसा मुकुट उसकी वैसी पर्सनैलिटी होती है। तो मतलब यह है कि साहित्य समाज और देश का मुकुट है। साहित्य का पतन समाज और देश का पतन है। सच्चा साहित्य समृद्ध समाज और देश का निर्माण करता है। यह साहित्य का एक और महत्व है, इसका भी आप क्या है प्रयोग कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से क्या है इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो साहित्य के बारे में ये 2 युक्ति मैंने आपको दी हैं, 2 अवतरण वाक्य दिए हैं, इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। और इन अवतरण वाक्यों को हूबहू ना लिखें। आपको लगता है जो चीज आप भूल पाए, ऐसा नहीं याद करना, याद करोगे तो नहीं हो पाएगा। आप इसको मॉडिफाई कर लें कि साहित्य एक ऐसी जगह है जहां मैं मानव सभ्यता का पता लगाने जाता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो मानव सभ्यता के बारे में मुझे उच्चतम और निम्नतम स्तर का ज्ञान कराए। तो हम इसका एसेंस ले आए ना वहां। अगर हूबहू इन शब्दों को कॉपी करेंगे तो कठिन हो जाएगा। आप कठिनतम की तरफ मत जाइए। आप ये देखिए इसका मर्म जो था वो आप लिख पा रहे हैं या नहीं। इसका मर्म यही था, है ना। अब अगला देखिए, साहित्य समाज और देश का मुकुट है। इसको कॉपी कर सकते हैं, ये आसान भी है, लेकिन ऊपर वाले का मर्म कॉपी करके आप अगर दूसरा कोटेशन बना लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि आप किस लेवल पे जो है निबंध लिखना चाह रहे हैं। तो साहित्य के बारे में 2 युक्ति, 2 अवतरण वाक्य मैंने आपको दिए, इनका प्रयोग आप करेंगे। ऐसे अवतरण वाक्य हम साहित्य और संस्कृति में लगभग 50 से ऊपर करेंगे। तो उनका प्रयोग करना है हमें, कहां कहां करना है ये हमें सीखना है। अगला ये निबंध है जो हमारा आया था, निबंध है चरित्र निर्माण में साहित्य की भूमिका। 2023 में उत्तर प्रदेश पीसीएस के यूपी पीसीएस में 2023 में ये निबंध आया था। आपसे मेरा अनुरोध है, ये निबंध जो मैं आज पढ़ाऊंगा उसकी केवल आउटलाइन बताऊंगा, उसके बाद आपको ये घर पे जाके करना है। और लिखने के बाद आपसे फिर पुनः अनुरोध है कि नेट पे जाके सर्च करना, किसी और ने ये लिखा हो, किसी संस्था ने लिख के दिया हो, फिर अपने से मिलान करना। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मौलिकता किस निबंध में है, और मौलिकता के ही इस निबंध में नंबर आने हैं। ठीक है। तो साहित्य के बारे में मैंने 2 युक्ति बताई। एक और मैं बताना चाहता हूं, जैसे साहित्य के लिए कुछ क्या है ये भी करते हैं। चलिए मैं इस पे वो लेता हूं, चेंज करते हैं बैकग्राउंड। जैसे अगर हम साहित्य की बात करते हैं तो ये बहुत सामान्य सा है, आपको मिला भी होगा। साहित्य क्या है, देखो अगर हम पढ़ते हैं तो साहित्य अतीत से प्रेरणा लेता है। क्या है, साहित्य अतीत से प्रेरणा लेता है। एक ऐसे भी हमने देखा है। ठीक है, साहित्य क्या है, अतीत से प्रेरणा लेता है। साहित्य वर्तमान को क्या है, प्रतिबिंबित करता है। तो साहित्य वर्तमान को प्रतिबिंबित करता है, अतीत से प्रेरणा लेता है, और भविष्य के लिए क्या करता है, मार्गदर्शन करता है। तो भविष्य का क्या है, मार्गदर्शन करता है। हम साहित्य की ये चीजों को भी याद रखेंगे, जैसे मेरी जो अभी मैंने बताया, इनको याद रखना है आपको। साहित्य के बारे में 2 अवतरण वाक्य, और एक ये चीज भी आपको क्या है याद रखनी है।
आगे चलते हैं। आज हम जो है देखते हैं निबंध। निबंध में एक निबंध आया 2023 में, चरित्र निर्माण में साहित्य की भूमिका। निबंध को कैसे लिखना है, उसकी मेन बॉडी क्या है, इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं। निबंध को हम लिख के बताएंगे, वहीं बताएंगे कि ये प्रस्तावना है, ये मेन बॉडी है और ये निष्कर्ष है। पहली क्लास में मैं एक बार बता चुका हूं। तो अब चलते हैं, चरित्र निर्माण में साहित्य की भूमिका, ये निबंध है। ये जैसे ही हमारे पास आता है तो देखो यहाँ साहित्य, यहाँ भी है, साहित्य की भूमिका लिख रही है। और हमने अभी पढ़ा कितने सारे टॉपिक जिसमें साहित्य के बारे में जानकारी थी कि साहित्य कैसे समाज को प्रतिबिंबित करता है, साहित्य कैसे मनुष्य को विवश करता है, साहित्य कैसे नए मानकों का निर्माण करता है। ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में पहले से हैं। अब हमें टॉपिक मिल गया। अब टॉपिक जब मिलता है तो निबंध लिखने के, देखो सिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें, केवल 3 ही चीज़ याद रखनी है निबंध में। पहली होती है प्रस्तावना, दूसरा होता है मुख्य भाग और तीसरा होता है निष्कर्ष। देखिए प्रस्तावना 100 से 150 शब्दों में हो जाती है अच्छी। ऐसा नहीं कि ये बहुत हार्ड एंड फास्ट है, ऐसा ही करना है, लेकिन हमें जब 700 शब्द लिखने हैं 3 घंटे में 3 निबंध लिखने, तो उस हिसाब से। और निष्कर्ष भी 100 से 150 शब्दों में हो जाता है। और ये लगभग 350 से आप 400 या 450 तक लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं हमें जो करनी है। पेन गिर गया है, सॉरी इसके लिए। चलिए चलते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं जो हमें करनी है, ठीक है ना। तो इनको हमें क्या है, ध्यान रखना है। अब देखिए इस निबंध की प्रस्तावना को मैंने क्या कहा कि जब भी हम प्रस्तावना लिखेंगे तो अपने माइंड में 2 चीज़ें याद रखेंगे कि कोई एक अवतरण वाक्य क्या है वो डालेंगे, उससे शुरुआत करेंगे। उसके बाद जो टॉपिक है उसके बीच में संबंध की व्याख्या जो है प्रश्नवाचक शैली में करेंगे। तो यहाँ कैसे कर सकते हैं, तो ये भी मैंने बताया है कि पहले एक अवतरण वाक्य डाला जाएगा, उसके बाद जो टॉपिक दिया है उसके बीच में आपस में क्या संबंध है ये पूरी प्रस्तावना में आएगा। लेकिन ये संबंध को हम जब भी देखेंगे तो ये प्रश्नवाचक शैली में आएगा। तो ये चीज आप समझे होंगे, ये हर एक निबंध में हमको ऐसे यूज करना है। अब देखिए, ठीक है, प्रस्तावना का जो अवतरण वाक्य है, क्या है, अवतरण वाक्य, ये मैंने क्या है लिया है, इसको देखिए आप। मैं किसी देश के समाज के लोगों के चरित्र का परीक्षण इस आधार पर करूंगा कि कि देश का साहित्य कितना समृद्ध है। स्वामी विवेकानंद ने बहुत सारी चीजें कही हैं। जब भी हमें चरित्र निर्माण की बात आ जाए, जब भी हमें किताबों की बात आ जाए, जब भी साहित्य की बात आ जाए, तो उठा के आप स्वामी विवेकानंद जी को क्या है, टैग कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है, ये जो कोटेशन मैंने लिखा है आपके लिए, अवतरण वाक्य लाया हूँ, ये जरूरी नहीं कि यही वाला आए। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद के शब्दों में अगर हम कहें तो किसी भी देश के चरित्र और साहित्य का जो है परीक्षण इस आधार पर होगा कि उस देश के लोग किस तरीके का साहित्य पढ़ते हैं। यहां भी स्वामी विवेकानंद का ये कोटेशन हो जाएगा। एक ये कोटेशन है कि मैं किसी देश के समाज के लोगों का चरित्र का परीक्षण इस आधार पर करूंगा कि देश का साहित्य कितना समृद्ध है। ये 2 लाइनों में मैंने लिखा है। आप इसे जब भी कॉपी में लिखेंगे, स्टार्टिंग करेंगे, वहां ये प्रस्तावना लिखनी नहीं होती है। कहीं पता चले ये लिखना चालू कर दिया जाए, अवतरण वाक्य लिखना चालू कर दिया, ये कुछ नहीं है। ये मैं आपको समझा रहा हूं कि ये प्रस्तावना जब भी आप लिखेंगे इससे प्रारंभ करेंगे और इसके संबंध को क्या है, दर्शाएंगे। तो अब हमने क्या है, इनको छुपाते हैं। प्रस्तावना हमें ऐसे लिखनी, हमने प्रारंभ किया चरित्र निर्माण में साहित्य की भूमिका 2023, और यहां से चालू कर दिया इन्वर्टेड कॉमा में 4 लाइनों में लिखा जाएगा कि मैं किसी देश के समाज के लोगों के चरित्र का परीक्षण इस आधार पर करूंगा कि उस देश का साहित्य कितना समृद्ध है या उस देश का साहित्य का कितना अनुकरण उसके लोगों के द्वारा किया जाता है। स्वामी विवेकानंद, ये आपने समझ लिया। अब क्या करना है हमें, अब हमें करना है कि भाई ये तो अवतरण वाक्य आ गया, अब इसका भी तो क्या है, संबंध लिखना है, तभी तो हम जो है प्रस्तावना लिख पाएंगे। तो चलिए, अब आपने क्या है, एक कोटेशन लिखा, कोटेशन में लिखा कि मैं किसी देश के साहित्य,
का परीक्षण या लोगों के चरित्र का परीक्षण इस आधार पर करूंगा कि उस देश का साहित्य कितना समृद्ध है। स्वामी विवेकानंद का उपरोक्त वाक्य ये हमें याद दिलाता है कि साहित्य की भूमिका समाज और चरित्र के निर्माण में कितनी महत्वपूर्ण है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या साहित्य और चरित्र का संबंध क्या है? क्या हमेशा साहित्य अच्छे चरित्र का निर्माण करता है, या फिर साहित्य कभी कभी ऐसे चरित्र का निर्माण भी करता है जो समाज के लिए कलंकित करने वाला होता है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें खोजने होंगे, और खोजना होगा कि हमें क्या देशद्रोह या देशभक्ति का साहित्य हमें किस तरीके से चरित्र का निर्माण करेगा, नैतिक और अनैतिक जो गुण हैं वो साहित्य कैसे उत्पन्न करेगा, या कर्म को देने वाले महत्व का क्या होगा, यानी कि ऐसा साहित्य जो कर्म को महत्व देगा या फिर वो किसी को निष्क्रिय बना देगा, या फिर आप कहेंगे कि साहित्य धैर्य, सहनशीलता, मानवता के गुणों से क्या है भरा होगा, या फिर वो किसी व्यक्ति को क्रोध या क्या है अहंकारी या क्रूर बना देगा। उपरोक्त सभी प्रश्न मन में क्या है एक हमको झंझोड़ते हैं। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर चलिए हम आगे की वाक्यों में या आगे की चर्चा में क्या है प्रयोग करते हैं, या आगे की चर्चा इन वाक्यों के साथ करते हैं। और यहाँ पर इसी परिप्रेक्ष्य में क्या है व्यक्तिगत दृष्टिकोण और समाज का दृष्टिकोण क्या होगा ये जानना भी हमारे लिए आवश्यक है। तो यहाँ तक कि क्या है ये सब मैंने प्रस्तावना बोली, इतने अच्छे से आपको प्रस्तावना अब आपको समझ में आ रहा हो कि हमें किस किस एंगल से सोचना है। फिर दोबारा से मैं क्या है एक बार फिर समझाता हूँ आपको कि प्रस्तावना कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। अवतरण वाक्य के द्वारा अवतरण वाक्य हम लेंगे, उसके बाद इन दोनों का संबंध बताना है। संबंध बताने के बाद क्या है हम लोगों को उसके बीच के अंतर संबंधों को व्याख्यायित करना है। चलिए फिर एक बार और हम समझते हैं। मैंने जो ये मुख्य वाक्य में लिखा है, ठीक है ना, ये मुख्य वाक्य क्या है प्रस्तावना जो अवतरण वाक्य बाद हम ला रहे थे उसमें ये आने चाहिए, ताकि हमें क्या इंटरलिंक मिले कि हाँ तुमने प्रस्तावना के बाद जो मुख्य चीजें लिखी वो मुख्य वाक्य में आ रही हैं। जैसे अब देखिए दोबारा से सुनते हैं क्या है कि हमें एक निबंध मिला 2023 में कि चरित्र के निर्माण में साहित्य की क्या भूमिका है। हमने प्रारंभ किया, बहुत अच्छे से हेडिंग डाली और नीचे लिखना चालू किया, स्वामी विवेकानंद का कोटेशन चालू किया कि मैं किसी देश के चरित्र का परीक्षण इस आधार पर करूंगा कि उस देश का साहित्य कितना समृद्ध है। स्वामी विवेकानंद का यह कथन हमें यह याद दिलाता है कि साहित्य किस प्रकार से चरित्र का निर्माण करता है। क्या वास्तव में साहित्य सच्चे चरित्र का निर्माण करता है? इन प्रश्नों को हमें खोजना होगा। क्या साहित्य कभी अच्छे चरित्र के साथ साथ दुष्चरित्र का भी निर्माण करता है? इन प्रश्नों को हमें खोजना होगा। क्या साहित्य देशद्रोही अगर किसी को बनाता है तो देशभक्ति के लिए भी क्या है प्रेरित करता है? अगर साहित्य नैतिक किसी व्यक्ति को बनाता है तो क्या ऐसा भी संभव है कि साहित्य के द्वारा अनैतिक कार्य हो जाते हों या अनैतिक व्यक्तियों के चरित्र का निर्माण हो जाता हो? या फिर साहित्य ऐसा है जो कर्म को महत्व देने वाला हो तो बहुत अच्छे परिश्रमी व्यक्तियों का निर्माण वैसे चरित्र के व्यक्तियों का निर्माण करेगा? या फिर साहित्य अगर ऐसा है जो निष्क्रियता को बढ़ावा देगा तो वो कैसे सच्चे चरित्र का निर्माण करेगा? इन सभी प्रश्नों को आगे की चर्चा में हम देखते हैं। और आगे की चर्चा क्या है यहाँ से चालू करती है, और यहाँ से चालू करेंगे हम, और पहला ही पैराग्राफ लिखेंगे कि क्या चरित्र निर्माण के तत्वों पर साहित्य का बहुत प्रभाव पड़ता है। चरित्र निर्माण में एक तत्व है देशभक्ति। देशभक्ति के गुणों को अगर हम देखें तो साहित्य हमारी स्वतंत्रता से पहले हमारे अंदर देशभक्ति के साहित्य के बारे में क्या है बहुत कुछ कहा गया। ऐसा नहीं केवल ये भारत में ही स्थित है, पूरे विश्व की अगर हम क्रांतियों को उठाते हैं तो देशभक्ति के लिए जो साहित्य ने काम किया शायद वो कोई नहीं कर पाएगा। चाहे वो अमेरिका की क्रांति हो, चाहे फ्रांस की क्रांति हो, वहाँ पर जो साहित्य के द्वारा अपने आप का पुनर्बोध हुआ वो शायद साहित्य से ही संभव था। इस प्रकार हम देशभक्ति जो साहित्य के द्वारा जाग सकती है उसके कई उदाहरण देख सकते हैं। भारत में भी 1962 के युद्ध में जब भारत की सेना चीन से हार गई, देश में निराशा का माहौल था, तो ये साहित्य ही था जिसने देश को उजागर किया
और 1963 में दिल्ली के एक स्टेडियम में लता मंगेशकर के द्वारा ए मेरे वतन के लोगों गाने ने ना केवल लोगों के आंखों में आंसू भरे बल्कि दिल में ये जोश जगाया कि भारत देश एक है और इसकी शक्ति एक है और आगे आने वाले समय में हम इससे लड़ेंगे। तो ऐसा साहित्य क्या है, देशभक्ति का निर्माण करता है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ऐसे साहित्यकार भी हुए हैं जो अपनी लालच के लिए कई बार देशद्रोह जैसी घटनाओं को अंजाम देने के लिए साहित्य का निर्माण कर देते हैं। लेकिन ये कतिपय होते हैं और समाज की आवश्यकता है कि ऐसे साहित्यकार क्या क्या है तिरस्कार करे। अगर हम देखते हैं कि चरित्र के निर्माण में नैतिक और अनैतिक साहित्य के बारे में अगर बात करते हैं तो साहित्य ये हमें समझाता है कि समाज के लिए कौन सी चीज़ें अच्छी हैं। ये दूसरा पैराग्राफ चल रहा है, अब ये वाला पहला पैराग्राफ यहाँ आया, दूसरा यहाँ आया, तीसरा ये आएगा, चौथा ये आएगा, पांचवा ये आएगा। अगर आप इनमें 100 लाइन भी लिखेंगे 500 शब्द होंगे मुख्य वाक्य में। मैं कहता हूँ इनमें इनको एक कर लीजिए, एक पैराग्राफ इसको एक कर लीजिए, 2 पैराग्राफ इसको एक कर लीजिए, ये 300 शब्द के हो गए। अभी देखिए मैं आपको केवल सिखा रहा हूं कि हमें सोचना कैसे है। हमारा इंटरलिंक हो रहा है। जहां से प्रस्तावना हमने शुरू हुई थी हमें लग रहा है ना कि हम साहित्य का प्रभाव चरित्र के निर्माण पे बता रहे हैं। ऐसा तो नहीं कुछ भी लिखे जा रहे हैं कि साहित्य बहुत अच्छा होता है, समाज को मार्गदर्शक करता है, साहित्य समाज के आगे मशाल लेकर चलता है। ये चीज़ें बहुत आसान है लिखना, लेकिन आपको टॉपिक को ध्यान में रखते हुए लिखना है, ठीक है ना। तो 3 ये हो गए। चलिए, कर्म को महत्व देने वाला साहित्य, ऐसे साहित्य से भारत क्या है भरा पड़ा है। और प्रत्येक साहित्य के लिए आपको एक कोटेशन थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा अगर आप याद रख लेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, है ना। तो आपको ये कई चीज़ें हैं जिसमें कर्म को महत्व देता है, निष्क्रिय हो जाते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर हैं, उनको देख लीजिए भैया, उनकी इतनी अच्छी अच्छी कविताएं जो आपको शायद निबंध तो लिखने की बात छोड़िए आपके जीवन में भी परिवर्तन ला देंगी। तो उनको आप देखिए, इसमें जैसे आप यूज कर सकते हैं कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। तो यहाँ पर क्या है, कर्म की महत्व की बात हो रही है कि जब विपत्ति आती है तो कायर लोग कार्मिकों से भाग जाते हैं, लेकिन जो सूरमा होते हैं वो विचलित नहीं होते, अपने कर्म को करते हैं। और ये पाठ हमारा साहित्य सिखाता है और रामधारी सिंह दिनकर आपको सिखा गए हैं, है ना। तो इन चीज़ों को आप, ये कहाँ से आया भैया, ये आया, मैंने आपको पहली क्लास बताई कि कवि सम्मेलन सुनिए ना, आप चीज़ों को सुनेंगे तब तो कुछ हो पाएगा, वरना आप जो है निबंध के फेर में ऐसे फंसेंगे कभी लिख ही नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ आपने देखी, धैर्य, सहनशीलता, मानवता के गुण कौन लाता है। आप प्रेमचंद को पढ़ लीजिए, करुणा, संवेदनशीलता, आप उनसे ज़्यादा अच्छी कहीं ला पाएंगे। तो ये कौन सिखा रहा है, साहित्य सिखा रहा है। साहित्य ही हमें माता पिता का सम्मान सिखा रहा है। तो ये चीज़ भी आप देखेंगे तो ये क्या है, चरित्र के निर्माण को सिखा रहे हैं। लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि कुछ और साहित्यकार भी ऐसे हैं जो अपनी लालसा के लिए देशद्रोह जैसे साहित्य का भी निर्माण करते हैं। ऐसे साहित्य का भी निर्माण करते हैं जो एक समाज को क्या है, विद्रोही बना देते हैं। तो ऐसे साहित्य को भी क्या है, हमें देखना होगा और उसको समाज के मानकों पे क्या है जोड़ना होगा, वरना उनका तिरस्कार करिए। यहाँ क्रूर और क्रोध दिखाया, आपको नहीं पता प्रिंट मीडिया, अभी देखिए आप इसमें शायद आगे लिखा होगा, मैंने शायद यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ देख लीजिए कि यहाँ पर एक प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साहित्य का आपको है वर्णन कर सकते हैं। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज के ज़माने पे फेसबुक, इंस्टा पे आपके लिए अश्लील साहित्य क्या है परोस रहा है। ये देश में नहीं, युवाओं में कुंठा बढ़ता है और उसका परिणाम आपको आसपास के, आप न्यूज़ पढ़ते होंगे वहाँ आपको दिखाई देता है। तो साहित्य ही है जो आपके चरित्र का क्या है निर्माण कर रहा है, आपके चरित्र को बखान कर रहा है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। साहित्य के परिप्रेक्ष्य में अगर हम ये बात कर लें कि क्या साहित्य हमेशा से नैतिक कार्य करेगा,
या नैतिक गुणों के चरित्र का निर्माण करेगा, ये जरूरी नहीं। ये व्यक्तिगत विशेष पर ध्यान देता है, ये व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर भी क्या है महत्व है। मुझे तो साहब रामधारी सिंह दिनकर अच्छे नहीं लगते, मैं नहीं सुनूंगा, तो उसके अंदर कैसे देशभक्ति आएगी, उसके अंदर कैसे धैर्य आएगा, नहीं आएगा। तो व्यक्तिगत दृष्टिकोण भी साहित्य का क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए कहा जाता है कि साहित्य व्यक्ति को क्या है, दिशा दिखा सकता है, उसके हाथ में पेन पकड़ा सकता है, लेकिन लिखना उसे है तो वो चीज़ आप क्या है नहीं कर पाएंगे। तो इसको भी ध्यान रखना है कि व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य में अगर व्यक्तिगत दृष्टिकोण ये समझ लिया, नहीं मुझे तो मार्क्सवादी थ्योरी ही अच्छी लगती है, मुझे तो मार्क्सवादी चिंतन अच्छा लगता है, तो आप उसी दिशा में क्या है अपने चरित्र का निर्माण करेंगे। समझ में आया? आपको तो ये पता चल गया नहीं मुझे संसाधनों पे क्या है कब्जा करना है, तो आप उसी तरीके के साहित्य पढ़ेंगे कि व्यक्ति को क्या है 7 हैबिट्स और कैसे धनवान बने। आपने देखो कितनी सारी किताबें बिकती हैं, कैसे 7 दिन में धनी बने, कैसे ये करें। वो मानसिकता आपकी बताती है कि आपने सेलेक्टिव जो है क्या है साहित्य को चुना। वो क्यों? व्यक्तिगत दृष्टिकोण आपका क्या है ये भी मायने रखता है कि आप किस साहित्य को पकड़ रहे हैं। बहुत से बच्चे क्या हैं कॉमिक्स ही पढ़ते रहते हैं। आप कॉमिक्स पढ़ते रहिए, मनोरंजन होता रहेगा, लेकिन क्या उनके अंदर चरित्र का निर्माण उससे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये भी डिपेंड करता है कि व्यक्तिगत विशेष रूप से उस समाज पे, उस व्यक्ति पे, उस परिवार पे कि उसने किस साहित्य को क्या है अडॉप्ट किया है। मुझे इमरान हाशमी की फिल्में अच्छी लगती हैं, किसी एक को सनी देओल की अच्छी लगती है, किसी एक को कोई और अच्छी लगेगी। कोई पंजाबी सिंगर पसंद करेगा तो वो पंजाबी गाने ही गाता रहता है। आपने देखा होगा पंजाबी समझ में किसी को आए या ना आए लेकिन वो गाएगा। वही नेचर क्या है साहित्य हमें सिखा रहा है कि आपने अगर व्यक्तिगत दृष्टिकोण से क्या है उसको अडॉप्ट किया है तो आपके चरित्र का निर्माण भी व्यक्तिगत दृष्टिकोण से होगा। इसमें साहित्य की गलती नहीं है। तो इसको भी आपको क्या ध्यान रखना है। वैसा ही समाज का दृष्टिकोण है, समाज का दृष्टिकोण है। लव स्टोरी वाले साहित्य को क्या है बहुत अच्छा मानेगा, विक्रम बेताल जादू टोने के साहित्य को बहुत अच्छा मानेगा। तो वैसे ही चरित्र का क्या है निर्माण होगा। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है कि समाज का क्या दृष्टिकोण है, और समाज जितना ज्यादा प्रगतिशील होगा वो क्या है साहित्य की छटनी करेगा और साहित्य को दिशा दिखाएगा कि भाई देखो तुम चरित्र का निर्माण तो कर रहे हो लेकिन ये चीज गलत थी, इसलिए तुम्हें हम बाहर का रास्ता दिखाते हैं। और अच्छे साहित्य को क्या है प्रोत्साहित करेगा, खराब साहित्य को क्या है हटाएगा। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं मुख्य भाग को लिख सकते हैं, और इतना ज्यादा लिख सकते हैं कि आप खुद ही नहीं सोच पाएंगे। आप 700 कह रहे हैं 3000 वर्ड लिख दीजिए, लेकिन उसको आप समाहित करना, हमें तो निबंध लिखना है ना। आगे चलते हैं। मुख्य भाग के अंत में आपको क्या लाना है, साहित्य दो धारी तलवार है। जैसे कि आप एक साइड उसका अच्छा काम करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अगर दूसरी साइड से आपने लगा दिया तो आप खुद कट जाएंगे। कैसे साहित्य हमेशा सही और अच्छे आचरण वाले चरित्र का निर्माण करे ये आवश्यक नहीं। क्यों? क्योंकि साहित्यकार जो है अपनी मर्जी से श्रोताओं के आधार पर युवाओं को प्रेरित करना है, युवाओं को आकर्षित करना है। लव स्टोरी भेज दीजिए, बहुत सारी प्रतियां बिक गई, आपको भी पता है कौन सी साहित्य है, तो वो बहुत बिक गई। लेकिन आप प्रेमचंद को देखिए, युवाएं नहीं खरीद पाएंगे, नहीं खरीदेंगे, उनका मर्जी। तो साहित्य क्या है दो धारी तलवार है। अच्छी बुक्स के साथ साथ क्या है बैड बुक्स उसमें रखी हुई हैं। अब वो व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि वो कौन सी बुक उठाएगा, जैसी उठाएगा वैसा बन जाएगा। इसीलिए आज भी समाज में अच्छे के साथ साथ बुरे लोगों की खूब भरमार है, तो ये ध्यान रखना है। तो क्या साहित्य दो धारी तलवार है और ये आवश्यक नहीं। यदि साहित्य अब लेकिन ऐसा अगर मान लीजिए साहित्य ऐसा हो जाए जो लोगों को भटकाव करे, जो नहीं लाल सलाम करेंगे, या फिर आप ये कह लीजिए कि हम कोई नहीं क्रांति करके ही मानेंगे। आपको क्रांति का उद्देश्य नहीं पता है, आप क्यों करने जा रहे हैं। कि आपने बस एक किताब पढ़ी, उसमें लिखा है कि हम वो हैं वंचित हैं और हमें क्रांति करनी है। हमें क्या करना है, जाके ट्रेन रोकेंगे, ट्रेन की पटरियों पर लेट जाएंगे। तो वो साहित्य कैसे चरित्र का निर्माण करेगा? वो क्या देशभक्ति के लिए लाएगा? आपको नहीं लाएगा। इसीलिए साहित्य अगर अपने उद्देश्य भटक जाता है तो भैया समाज का दायित्व तो बनता है कि उस साहित्य को यानी उस साहित्यकार को उसके दिमाग ठिकाने लगाए, है ना। उसकी जो वो बेच रहा है, जो करना चाह रहा है, उसको क्या है रिस्ट्रिक्ट करे। और अच्छे समाज में, अच्छे घरों में देखिए किताबों का कलेक्शन अलग अलग होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जैसा हमारा समाज होगा वैसा हमारा साहित्य होगा, और जैसा हमारा साहित्य होगा वैसा हमारा चरित्र होगा।
तो चरित्र केवल साहित्य निर्मित कर दे ये आवश्यक नहीं, उसके लिए आवश्यक है कि समाज उसमें कैसा पुशअप डाल रहा है, समाज उसमें कितनी सहभागिता कर रहा है। तो इसीलिए ये जो है दो धारी तलवार है, और इसी आधार पे हम ये कह सकते हैं कि साहित्य क्या है, एक ऐसा कुआं है जिसमें खराब और अच्छा दोनों जल भरे हुए हैं। आपके ऊपर है कि आप कौन सा जल निकाल के पिएंगे। अगर अच्छा पी लेंगे तो अच्छे बन जाएंगे, खराब पी लेंगे तो बीमार हो जाएंगे, और बीमार मतलब विचारों से बीमार, और इसी तरीके से आप क्या है फिर निष्कर्ष पे आएंगे। और मैंने जो आपको मेन बॉडी बताई इसमें और इसमें, इन दोनों के बीच में आप बहुत सारी कविताएं हैं, बहुत सारे शेर हैं, बहुत अच्छे वाले, ऐसा नहीं कि जो है सड़क छाप वाले नहीं यूज करने हैं, आपको बहुत अच्छे से कोटेशन यूज करने हैं। यहाँ पर नहीं समझ में आता है तो मैं आपको लास्ट में दूंगा, उनको यूज कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष हमें लिखना है। अब निष्कर्ष जब ये हम लिखेंगे तो चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, हमें सोचना क्या है। पहली बात हमें सोचना है कि दोनों एंगल से साहित्य, अच्छे और बुरे से, दोनों से सोचना है, और दोनों को, बुरे को सोच के अच्छे को बढ़ावा देना है, बुरे को कैसे रोकना है इसका एक समाधान देंगे, ठीक। और उसके बाद अगर ये समाधान सच्चा हो जाता है, अगर ये अप्लाई हो जाता है तो हम कैसा बनेंगे उसके लिए एक अवतरण वाक्य देंगे, और क्या है हम आगे बढ़ जाएंगे, अपना निष्कर्ष खत्म करेंगे। देखिए साहित्य और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। समाज ही निर्देशित करेगा कि किन गुणों के चरित्र की आवश्यकता है। आप देख लीजिए, जैसा समाज होता है वैसे ही गुणों का निर्माण करने के लिए साहित्य को क्या है प्रोत्साहित करता है, साहित्यकार वैसा ही समाज जो है बनाते रहते हैं, ठीक है ना। तो इसका भी ध्यान है। यदि समाज दिशा विहीन हो जाए, ऐसा तो नहीं है कि समाज ही हमेशा अच्छा हो, ऐसा भी हो सकता है कि समाज दिशा विहीन हो जाए, धार्मिक हो जाए, इतना अंधविश्वासी हो जाए, साहित्यकार भी उसी पे लिखे जा रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। साहित्यकार को भी चाहिए कि वो समाज को दिशा दे, और समाज को दिशा देने का मतलब है कि वो ये ध्यान रखे कि उसका उद्देश्य सामाजिक कल्याण है, और अगर कोई समाज मनुष्य के कल्याण को, मनुष्यता को रोक रहा है तो उसका विरोध करे। तो यदि समाज दिशा विहीन हो, अधर्म हो, अनैतिक हो, दुर्गुणों का समावेश हो गया हो, तो साहित्य का उद्देश्य है, साहित्य का कर्म है कि वो इसको निकाले। साहित्य का कर्तव्य है कि वो समाज में सद्गुणों का विकास करे तथा दुर्गुणों का विरोध करे। यह तभी संभव है जब ऐसे समाज का निर्माण हो, तभी यह संभव हो सकेगा। अब क्या है, हमने ये चीज़ बता दी कि साहित्य को दुर्गुणों को निकालना चाहिए और दुर्गुणों का विरोध करना चाहिए। बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर हमें अपने साहित्य के द्वारा इनको दिखाना चाहिए। और देखिए, आप बहुत समय से आप अगर साहित्य को देखते हुए आएंगे तो भारत में जितनी भी बुराइयां, कुरीतियां समाज में थीं, उनको साहित्य ने उजागर किया और वो खत्म भी हुई। यहाँ पे उदाहरण दे सकते हैं, सती प्रथा से लेकर आज दहेज प्रथा तक की चीज़ें हमें बहुत समझ में आती हैं, तो उनको भी क्या है आप दे सकते हैं। तभी यह संभव होगा कि ऐसे समाज का निर्माण होगा जो संस्कृति, राष्ट्र एवं विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। तभी हम कह सकेंगे कि साहित्य का यह संदेश क्या है, एक सार्थक होगा। कौन सा संदेश? अवतरण वाक्य के द्वारा अंत, यूनान ओ मिस्र ओ रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों से रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। और यहाँ पर ऐसे करके समाप्त कर देंगे तो आपको जो है ऐसे आपका पूरा हो जाएगा। तो आशा कर रहा हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी को समझ नहीं आया हो तो भैया प्लीज़ दोबारा से बैक करके देख लेना। अब मेरी आपसे अपेक्षाएं क्या हैं? देखिए, मैं मेहनत कर रहा हूं, आपको वो चीज़ दे रहा हूं जहां से आप आगे बढ़ेंगे और कभी पीछे नहीं लौटेंगे। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि ये 2023 में जो ऐसे आया है उसे आप लिखेंगे, लिखना है आपको। उस लिखने के बाद उसकी अच्छी सी PDF बनाएंगे, स्कैन करके, स्कैनर से स्कैन करके बनाना है ना। अगर किसी पे नहीं बन रही हो तो भैया किसी पड़ोसी से बनवा लेना, और उसको हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप क्या है शेयर करेंगे। नाम उस पर लिखा होना चाहिए, और मैं उसको क्या है देखूंगा, और देखने के बाद आपका क्या और इम्प्रूवमेंट होगा वो देखना है। लेकिन लिखेंगे, अगर जो नहीं लिखेगा तो भैया उसका कुछ नहीं हो सकता। फिर आज हो सकता है वो 4 लाइनें लिखे, आज हो सकता है वो 1 पेज लिखे, लेकिन आने वाले समय में वो अच्छे से लिख पाएगा। तो मैं यही आशा करूंगा।
और हम जो है व्हाट्सअप का लिंक और अपने टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहाँ दोनों को क्या है भेज सकते हैं। टेलीग्राम पे शायद आपको मैसेज करने का नहीं होगा, तो आप व्हाट्सअप पे कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, अगर किसी को कोई और परेशानी आ रही हो वो बताना, और अगर आपको समझ में ना आए तो वो भी देखना कि कहीं सर हाई लेवल तो नहीं चला गया। लेकिन भैया आप लेवल की तैयारी भी तो कर रहे हैं, नंबर भी तो लेवल के चाहिए, पोस्ट भी तो लेवल की चाहिए, तो थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। इसी आशा के साथ कि आप जो है अच्छा सोच के इस ऐसे को और इस साहित्य वाले निबंध को अच्छा सोचेंगे। अब हम कल अगली क्लास में अगला निबंध जो साहित्य से ही संबंधित होगा उसको करेंगे। ऐसे 10-15 निबंध अगर हम साहित्य के कर लेंगे तो आप आसानी से सब चीज़ों को समझ जाएंगे, आशा कर रहा हूँ। और आप जो है इसको लिख के भेजेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।